अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्फो स्टेशन। आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम है डॉक्टर हुसैन अहमद खान। सर हुसैन जीसीयू लाहौर में डायरेक्टर और प्रोफेसर हैं और इन्होंने कैम्ब्रिज से अपना पोस्ट डॉक और नस से पीएचडी की है। इन्होंने बहुत से एजुकेशन और नेशनल पॉलिसी प्रोजेक्ट्स में भी काम किया है। तो चलिए हम पॉडकास्ट की तरफ चलते हैं और इनसे डिस्कस करते हैं पाकिस्तान के एजुकेशन पर्पज़ के बारे में कुछ चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम सर हुसैन, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। जी, बहुत शुक्रिया। सर थोड़ा-सा आप अपना ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन अपने हिसाब से भी ऑडियंस को दीजिएगा और फिर हमें थोड़ा-सा अपनी जर्नी के बारे में, अपने करियर के बारे में और जो नॉलेज आपने ओवर द इयर्स गेन किया है, उसके बारे में थोड़ा-सा हमें ब्रीफ कीजिएगा काइंडली। बहुत शुक्रिया शाज़िल, आपने मुझे इस प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया। मेरा एजुकेशनल जर्नी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से शुरू होता है। मेरा एमए हिस्ट्री में था और उसके बाद मैंने एमफिल हिस्ट्री में किया पंजाब यूनिवर्सिटी से। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर से फिर मैंने पीएचडी किया और उसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मेरा पोस्ट डॉक है। अ, मेरा जो बुनियादी इंटरेस्ट है, रिसर्च का इंटरेस्ट, वो सूफ़ी श्राइन आर्किटेक्चर में है, कॉलोनियल आर्ट एजुकेशन में है और मटेरियल ऑब्जेक्ट्स किस तरह से हमारे माइंड को कंट्रोल करते हैं, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, इस पर मैं लिख रहा हूँ। चलिए सुनकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा मैं थोड़ा-सा आपसे पूछना चाहूँगा जनरली क्योंकि हमारी जो ऑडियंस देख रही है, मोस्टली ये पॉडकास्ट स्टूडेंट्स के लिए किया जा रहा है। तो आपके नज़दीक जो एजुकेशन और लर्निंग है, प्रैक्टिकल स्किल्स बहुत ज़्यादा आ गई हैं। तो स्टूडेंट्स को लगता है कि मे बी एजुकेशन एंड लर्निंग इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट। तो आपके नज़दीक जो एक प्रॉपर एजुकेशन है जिसमें बैचलर्स, आपका मास्टर्स, आपकी पीएचडी आती है, उसकी आपके नज़दीक क्या वैल्यू है इन 2025? लेट अच्छा, मैं एक रिसर्च का रेफ़रेंस आपको यहाँ पर देना चाहूँगा। ये रिसर्च 2016 में ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी में की गई। इस रिसर्च का ऑब्जेक्टिव ये था कि हम ये देखें कि जिन बच्चों बच्चों की तालीम किस तरह से हुई है जो सुसाइड बमिंग में इन्वॉल्व हैं। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया, इन पे ये वाली रिसर्च की गई। इस रिसर्च में कंक्लूजन ये था कि वो बच्चे कि जिनकी टेक्निकल एजुकेशन थी, जिनकी आईटी रिलेटेड या इंजीनियरिंग से एजुकेशन ज़्यादा थी या रिलीजियस स्टडीज़ की एजुकेशन थी, वो बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व थे सुसाइड बमिंग के अंदर। क्योंकि वो सोच ही नहीं पा रहे थे कि दुनिया और माशरा किस तरफ जा रहा है। मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर हम सिर्फ टेक्निकल एजुकेशन पर फोकस करेंगे, अगर हम सिर्फ स्किल सेट के ऊपर फोकस करेंगे, नॉलेज और भी तरह के होते हैं, फ़िलॉसफ़ी का नॉलेज है, हिस्ट्री का है, लिटरेचर का है। तो अगर हम उस पर नहीं फोकस कर पाएँगे तो हमारी सोसाइटी ग्रो नहीं कर पाएगी। तो एक शॉर्ट आंसर जो मैं आपको देना चाहूँगा वो ये, वन लाइनर आंसर वो ये कि हमें बैलेंस रखने की ज़रूरत है। हमें स्किल सेट की भी ज़रूरत है और इसके साथ हमें नॉलेज एक्वायर करने की भी ज़रूरत है जो हमारी सोच को वुसअत दे। ठीक है, तो आपके कहने का मकसद ये है कि जो एक टेक्स्ट बुक नॉलेज है, वो होना चाहिए लेकिन साथ जो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, जी, उसका एक 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 बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत। आई थिंक बेस्ट हो गया ये। अच्छा, अब अगर हम एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, तो आपके नज़दीक क्योंकि आपने इतने साल अभी आप गवर्नमेंट कॉलेज में भी काम कर रहे हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ के और स्टूडेंट्स के कुछ क्या चैलेंजेज़ हैं, जो हमारे सिस्टम में कुछ लूप होल्स हैं ऐसे, जिनको बेहतर किया जा सकता है, जिससे लर्निंग बेहतर हो सकती है? देखिए, हमारी जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका एक मेजर चैलेंज तो फंडिंग का है और जितनी तेज़ी से ये दुनिया ग्रो कर रही है, हायर एजुकेशन का लैंडस्केप चेंज हो रहा है, जहाँ पे स्किल सेट की इम्पोर्टेंस है, जहाँ पे नॉलेज की इम्पोर्टेंस है, वहाँ हमारी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ उसको मैच नहीं कर पा रही हैं। एक तो फंडिंग के लिहाज से, दूसरा अपने मोड ऑफ टीचिंग के लिहाज से। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सिंगापुर का मेरा एक्सपीरियंस है, यूके का मेरा एक्सपीरियंस है, वहाँ पर एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है कि आप जो नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं, आप उसे फील्ड में कैसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ऊपर फोकस नहीं है। ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये
कि हमारे कोर्सेज़ अपडेटेड नहीं हैं। जिस तरह से अगर नई रिसर्च आई है, तो वो फ़ौरन हमारे कोर्सेज़ का हिस्सा बननी चाहिए। ये वाली प्रैक्टिस पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत कम है। तो ये मेजर चैलेंजेस हैं, जिनको हमें मीट करने की ज़रूरत अच्छा। है। सर थोड़ा-सा ये बताइएगा कि यूनिवर्सिटी की जो हायरिंग होती है फैकल्टी की, उसमें एकेडमिक्स ऑब्वियसली इज़ अ प्रायोरिटी, बट उसके अलावा कौन से कोई नॉन एकेडमिक फैक्टर्स होते हैं, जो एक मस्ट हैव होते हैं एक फैकल्टी मेंबर में, जो यूनिवर्सिटी देखती है? अच्छा, पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में जो हायरिंग की जाती है ज़्यादातर वो तो एकेडमिक क्रेडेंशियल्स पर की जाती है। एक जो मेजर प्रॉब्लम आ रहा है इस हायरिंग के अंदर, वो ये कि साइकोलॉजिकल टेस्ट नहीं कंडक्ट किए जाते। ब ट्रू। उसकी वजह से उसकी इम्प्लीकेशन ये होती है कि जब वो टीचर बन जाता है, तो उसके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं जो इम्पैक्ट करते हैं बच्चों के लर्निंग प्रोसेस में। अच्छा, एक फैक्टर जो नहीं देखा जाता और जो देखना चाहिए, बहुत कम होता है, यूनिवर्सिटीज़ देख रही होती हैं, वो ये कि जिस टीचर को हम हायर कर रहे हैं, उसमें इनिशिएटिव लेने की कितनी एबिलिटी है। क्या वो इनिशिएटिव नए इनिशिएटिव ले सकता है? क्या वो एक्सपेरिमेंटेशन कर सकता है? ये भी नहीं देखा जाता है। तो ये प्रॉब्लम्स तो हैं। आप जो क्वेश्चन कर रहे थे कि और कौन से फैक्टर्स देखे जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली एकेडमिक क्रेडेंशियल्स के अलावा ज़्यादा फैक्टर्स नहीं देखे जाते, जिसकी वजह से जिसकी इम्प्लिकेशंस आ रही हैं नेगेटिव सेंस में हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। अच्छा, तो आपके लिहाज से अगर 2 नॉन एकेडमिक फैक्टर्स हों, तो वो एक साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन होना चाहिए और उसके अलावा? उसमें इनिशिएटिव लेने की कितनी एबिलिटी है, वो ज़रूर शामिल होना चाहिए। सर बाकी मुझे यही जो हमने पहले भी सवाल किया था कि यूनिवर्सिटी में हमने बात की कि प्रैक्टिकल स्किल्स को और एजुकेशन को, नॉलेज को बैलेंस करना चाहिए। बट यूनिवर्सिटी में जो इस वक्त चल रहे हैं, कितनी हद तक आपको लगता है कि प्रोग्राम्स ऐसे आ गए हैं या आने चाहिए? इदारे की तरफ से क्या इंप्रूवमेंट्स हो सकती हैं कि बच्चों को प्रैक्टिकल स्किल्स की भी नॉलेज दी जाए, ना कि सिर्फ जो एक ग्रेडिंग का क्राइटेरिया है उस पे उनको सिर्फ एक नॉलेज दी जा रही है? अच्छा, कुछ तो हमारे सोशल चैलेंजेस हैं जिनको हमें देखने की ज़रूरत है कि हम पब्लिक सेक्टर में बच्चों का सोशल बैकग्राउंड ग़ालिबन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, जिसकी वजह से वो अपनी फ़ी को मैनेज कर सकें। तो उनकी मजबूरी होती है कि वो मार्केट में जाएं और काम करें। ये एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ भी है कि इंग्लिश लिटरेचर के बच्चे को अगर मार्केट से कुछ कमाना है, तो वो एडिटिंग के ज़रिए, राइटिंग के ज़रिए कमाने की कोशिश करेगा। इसी तरह से मीडिया स्टडीज़ के बच्चे को अगर अपनी फ़ी पे करनी है, तो वो मीडिया हाउसेस में जाएगा, इंटर्नशिप तलाश करने की कोशिश करेगा। इसी तरह से जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि मैं डायरेक्टर हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल एंड हिस्टोरिकल स्टडीज़ का। वहाँ हमारे 2, इस इंस्टीट्यूट में 4 डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें से एक डिपार्टमेंट है आर्काइव स्टडीज़ का। जी। यहाँ पर हमने यही एक्सपेरिमेंट किया कि बच्चे फील्ड में जाएँगे, वो आर्काइव्स को सेट करेंगे, उसकी कैटलॉगिंग, उसकी डिजिटाइज़ेशन, उसकी क्यूरेशन, ये सारे जो उनके कोर्सेज़ का हिस्सा हैं, वो स्किल्स भी एक्वायर कर रहे हैं, वो कमा भी रहे हैं और वो अपने क्रेडिट आवर्स भी पूरे कर रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है कि कुछ तो हमारे बच्चे मजबूरी में अपने नॉलेज को मार्केट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कुछ हमारे ऐसे प्रोग्राम्स भी हैं कि जो बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो स्किल सेट एक्वायर कर सकें। ठीक है। अच्छा सर, नेक्स्ट जो मेरा आपसे क्वेश्चन है वो थोड़ा-सा हमारी रिसर्च और एकेडमिक्स के हवाले से है कि एकेडमिक और रिसर्च एक्सीलेंस मेंटेन करने के लिए जो स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने आगे एकेडेमिया में आना है, एज़ इन के मतलब आपकी जगह पर आना है, एज़ इन टीचर्स आना है, उनको क्या हैबिट्स जो हैं अडॉप्ट करनी चाहिए या क्या उनका पाथ क्या होना चाहिए? कि आफ्टर एजुकेशन वो फिर क्या ऐसी हैबिट्स हों उनके पास? अच्छा, मैं जब अपना पीएचडी का थीसिस लिख रहा था नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में, 6 महीने दिन-रात काम किया और मेरे सुपरवाइज़र ने उठा के मेरा ड्राफ्ट डस्टबिन में फेंक दिया कि तुम, मेरा नहीं ख़्याल, पीएचडी कर सकोगे। और मैं बड़ा मायूस हो गया कि अब मुझे पाकिस्तान जाना पड़ेगा, मैं बगैर पीएचडी के जाऊँगा। तो मैं यूट्यूब पर अपने आप को मोटिवेट करने के लिए वीडियोज़ देख रहा था और बाय चांस ये 2010 की बात होगी।
एक वीडियो मेरे सामने आई। वो एयर मार्शल नूर ख़ान का लास्ट इंटरव्यू था जो नईम बुखारी कंडक्ट कर रहे थे। नईम बुखारी ने उनसे क्वेश्चन किया कि ये क्या वजह है कि अगर आप एयर चीफ बनते हैं तो पाकिस्तान की एयर फ़ोर्स नंबर 1 एयर फ़ोर्स बन जाती है। अगर आप स्क्वाश के प्रेसिडेंट बनते हैं तो जान खान, जहांगीर खान पैदा होते हैं पाकिस्तान में। अगर आप हॉकी के चीफ बनते हैं, पाकिस्तान वर्ल्ड कप ले आता है। अगर आप क्रिकेट के चीफ बनते हैं तो पाकिस्तानी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाती है और उसमें एक फाइटिंग स्पिरिट आ जाती है। तो नूर खान ने कहा कि ये काम हर कोई कर सकता है। हुँ, आपको पता होना चाहिए कि आपका कंपटीशन किसके साथ है, आपने लड़ना किसके साथ है। और वो मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था कि मैं जो लिख रहा हूँ या जिनके लिए पढ़ रहा हूँ, मेरा कंपटीशन असल में किसके साथ है। वो कौन सा टेक्स्ट है, वो कौन सा इंडिविजुअल है जिसको मैंने बीट करना है। हुँ, यही एडवाइस मैं स्टूडेंट्स को देना चाहूँगा कि अगर आपके सामने रोल मॉडल्स मौजूद नहीं हैं, आपके लिए इस फील्ड में या किसी भी फील्ड में काम करना और कामयाब होना बहुत हुँ। मुश्किल होगा। अच्छा सर, अब एक लाइटर नोट पे मेरा आपसे सवाल होगा कि आपको किस तरह लगता है कि एक टाइम है जो आपने बताया 2010 आई थिंक आपने साल बताया व्हेन यू वर परसुइंग योर पीएचडी। तो अब तब से लेकर अब तक आपको क्या लगता है कि यूनिवर्सिटीज़ के कल्चर में पाकिस्तान में क्या आप कोई फ़र्क देखते हैं? कोई चेंज देखते हैं? एंड इज़ दैट चेंज अ पॉजिटिव चेंज और अ अच्छा, नेगेटिव वन? ये इसका जवाब देना अ, ये इतना आसान नहीं है इसका जवाब। एक तो ये कि उस टाइम को हमें थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है। वो जनरल मुशर्रफ का माशाअल्लाह का पीरियड था। पाकिस्तान के पास गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा फंडिंग, एक्सटर्नल फंडिंग आ रही थी और पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को रिप्लेस कर हायर एजुकेशन कमीशन का इदारा कायम किया गया। और इसकी पॉलिसीज़ इतनी इफ़ेक्टिव थीं कि इंडिया में मनमोहन सिंह को एक प्रेज़ेंटेशन दी गई, जिसमें उन्हें ये कहा गया कि पाकिस्तान हमें हायर एजुकेशन में बीट कर जाएगा, अगर हमने इमरजेंसी बेसिस पर कोई प्लान ना सामने लेकर आए। तो वहाँ से तो आगाज़ था हायर एजुकेशन कमीशन का और पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ का। लेकिन अब अगर देखें तो पाकिस्तानी स्टेट के पास फंडिंग मौजूद नहीं है और उसका इम्पैक्ट यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर पड़ रहा है। यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा इनटेक लेकर अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज करने की कोशिश कर रही हैं। उसकी वजह से क्वालिटी तो पहले से कम हुई है, क्वालिटी गिरी है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ मार्केट के साथ जुड़ने की भी कोशिश कर रही हैं। अब नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज नहीं है, बल्कि स्किल सेट को बेहतर करने की भी कोशिश की जा रही है। तो इसमें हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही देख रहे हैं। अब ज़्यादा फोकस स्किल सेट की तरफ है। पहले नॉलेज की तरफ ज़्यादा फोकस था। पहले फंडिंग ज़्यादा अवेलेबल थी, अब फंडिंग मौजूद नहीं है। तो ये एक मिक्स बैगेज ही मुझे नज़र आता है। तो फंडिंग तो एक चीज़ हो गई जो आप कह रहे हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ जिनकी वजह से लैग कर रही हैं। ऑब्वियसली प्राइवेट में आई थिंक वो मसाइल उस तरह से नहीं होते, बट स्टिल मैं जो आपसे पूछना चाह रहा था एज़ एन एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सिर्फ जो पर्सनैलिटीज़ हैं या जो एक कल्चर एक यूनिवर्सिटी का कल्चर होता है कि एजुकेशन है उसको कितना सीरियसली लिया जा रहा है, क्वालिटी ऑफ फैसिलिटीज़ क्या है, एजुकेशन क्या है। तो आपको लगता है कि उतनी इम्पोर्टेंस अब है हमारे आज के बच्चों की नज़र में यूनिवर्सिटी की जितनी लेट्स से आपके दौर में हुआ करती थी? नहीं, बच्चों की नज़र में तो है। इसी वजह से पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ का नंबर भी बढ़ा है। क्वालिफ़ाइड लोगों का नंबर भी बढ़ा है। तो वो वाली अवेयरनेस तो बढ़ती चली जा रही है। पहले कितने 2000 में या 2010 में कितनी यूनिवर्सिटीज़ थीं, आज कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं। वो अगर करें तो न्यूमेरिकली तो नंबर बढ़ा है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में क्वालिटी भी कुछ डिसिप्लिन्स में इम्प्रूव हुई है। तो ये कहते हैं ना कि मुकम्मल तौर पे मयार गिर गया है, ये भी गलत होगा। और अगर ये कहें कि
मेयार बेहतर हुआ है वो भी गलत होगा। हमें हमें ये एक मिक्स्ड पैकेज है जैसे मैंने बताया। कुछ एस्पेक्ट्स में बेहतरी आई है, जैसे स्किल सेट पे ज़्यादा फ़ोकस हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे डिसिप्लिन्स हैं, जैसे फ़िलॉसफ़ी का डिसिप्लिन है, जैसे लिटरेचर का डिसिप्लिन है, जैसे हिस्ट्री का डिसिप्लिन है, इस तरफ रुझान कम हुआ है, जो अलार्मिंग है हमारे लिए। इसकी तरफ होना चाहिए। अगर हम कल्चर, हिस्ट्री के साथ, लिटरेचर के साथ नहीं जुड़ेंगे, तो हम एक कौम नहीं तश्कील दे पाएँगे। जी। लेकिन आई थिंक वो विद द टाइम पासिंग बाय आई थिंक आप कह रहे हैं कि और फ़ील्ड्स खुल गई हैं, तो उसकी तरफ रुझान बच्चों का ज़्यादा हो गया है, लेकिन जो हिस्ट्री है, लिटरेचर है, उसकी तरफ नहीं रहा। बट इज़न्ट दैट गुड? क्योंकि अब वो आई थिंक यूनिवर्सिटीज़ इसलिए वो इनिशिएटिव्स ले रही हैं ताकि बच्चे मार्केट में काम कर सकें, और वो फ़ील्ड्स भी इसलिए ओपन हो रही हैं क्योंकि आई थिंक उसकी अपॉर्च्युनिटीज़ इन द मार्केट ज़्यादा हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? देखें, इसको 2 तरह से आंसर किया जा सकता है। एक तो ये कि यूनिवर्सिटी सिर्फ़ आज की मार्केट के साथ नहीं जुड़ी हुई है। यूनिवर्सिटी ने अगले 50 साल या 100 साल में इस कौम ने जाना किधर है, उसको भी डिटरमिन कर रही होती है। और मैंने अभी इस डिस्कशन में आपको रेफ़रेंस दिया उस रिसर्च का कि जिसमें टेक्नीशियंस थे और उनको इस्तेमाल किया गया सुसाइड बमिंग के अंदर। तो क्या यूनिवर्सिटीज़ ऐसे टेक्नीशियंस पैदा कर देगी कि जिनकी अपनी सोच नहीं है, और कोई भी डिक्टेटर उठकर या कोई भी फनैटिक उठकर उन्हें जिस तरफ भी हाँक दे, वो अपना सारा स्किल सेट उसको मजबूत करने में करेंगे? आपकी अपनी सोच किधर? वो इन डिसिप्लिन्स से आएगी। तो यूनिवर्सिटीज़ की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन डिसिप्लिन्स को भी प्रमोट करें। और अगर हम देखते हैं हायर एजुकेशन कमीशन की जो रीसेंट पॉलिसी है, अंडर ग्रेड पॉलिसी, उसमें इसी पर ज़्यादा एम्फेसाइज किया हुआ है कि आपने दूसरे डिसिप्लिन्स पढ़ने हैं जनरल एजुकेशन के, ताकि आपके अंदर अवेयरनेस आए और एक आप अच्छे ग्लोबल सिटीज़न बन सकें। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस आंसर, क्योंकि ये मेरा एक खुद का सवाल था, तो मैंने कहा मैं आपसे पूछता हूँ। अच्छा सर, एक ये सवाल था जो आई थिंक हमें वी नो के 2023 के जो स्टैट्स हैं और फिर 2024 के और अब 25 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो अपने बैचलर्स के लिए, अपने मास्टर्स के लिए दे प्रेफर गोइंग अब्रॉड एंड टेकिंग द हायर एजुकेशन देयर। तो उसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? जो अब काफ़ी लोग इस चीज़ पे डिबेट भी करते हैं। सम पीपल थिंक कि इट इज़ गुड फॉर आवर कंट्री कि अगर कोई बंदा बाहर जाता है एंड दे अर्न वेल एंड दे सेंड द मनी बैक, बट एट द सेम टाइम हमारे यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, और जैसा कि आपने कहा कि उसका नंबर्स बढ़ रहे हैं, उसके नंबर्स आर्ट यूनिवर्सिटीज़ भी मौजूद हैं, हर डिपार्टमेंट मौजूद है। सो व्हाई आर स्टिल पीपल स्पेंडिंग मोर मनी एंड गोइंग आउट ऑफ पाकिस्तान फॉर एजुकेशन? देखिए, एक अ जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ की अपनी बहुत सी लिमिटेशंस हैं। हम लोगों ने बच्चों के स्किल सेट को बेहतर करने की कोशिश नहीं की, और बच्चे इतने स्मार्ट हैं आजकल के यंग जनरेशन के, वो ये देख रहे हैं कि कहाँ पर डिग्रियां बांटी जा रही हैं और कहाँ पे स्किल सेट बेहतर हो रहा है। तो ये तो ऐसी मार्केट है कि जहाँ पर कस्टमर खुद से चूज़ कर रहा है कि मैंने किस जगह जाना है और अपने लिए क्या ख़रीदना है और अपने आप को किस तरह से बेहतर करना है। तो मैं समझता हूँ कि एज़ यूनिवर्सिटी प्रोफ़ेसर मेरे लिए ये अलार्मिंग है, मेरे लिए ये कंसर्निंग है। पाकिस्तानी स्टेट के लिए कंसर्निंग है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ ठीक काम नहीं कर रही हैं। लेकिन अगर इसको बच्चों के पर्सपेक्टिव से देखें और सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देखें, बच्चे बाहर जाएँगे, पढ़कर फिर वो वापस आएँगे। सारे बच्चे तो इंटरनेशनल मार्केट में एब्ज़ॉर्ब नहीं होंगे। तो जो वो नया स्किल सेट लेकर आएँगे, तो वो इन यूनिवर्सिटीज़ का हिस्सा बनेंगे और इसके स्ट्रक्चर को बेहतर करेंगे। अच्छा, टू वाइंड अप द पॉडकास्ट मैं चाहूँगा कि जितनी भी ऑडियंस हमारी ये पॉडकास्ट देख रही है, कोई ऐसी चीज़, कोई एक ऐसी एडवाइस, कोई ऐसी बात जो आपके दिल से निकले, जो आप करना चाहें, तो काइंडली आप हमें बताइएगा। देखें, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक एडवाइस करता हूँ कि अगर आप मेरी यूनिवर्सिटी में इसलिए आए हैं कि आपको अच्छी कुर्सियाँ मिल जाएँ, एसी मिल जाए और आपको आउटस्टैंडिंग फैसिलिटीज़ मिल जाएँ, और आपका मसला ये नहीं है कि आपको तालीम क्या दी जा रही है।
तो अब बेहतर है कि आप 5 स्टार होटल में चले जाएँ। आप उधर रहना चाहते हैं, आप तालीमी इदारे में नहीं रहना चाहते। लेकिन अगर आपका मसला ये है कि हमें टीचर पढ़ा क्या रहा है, हमारा स्किल सेट क्या बेहतर हो रहा है, तो आपको यूनिवर्सिटी चाहिए। और मेरे पास ये इस तरह के इश्यूज़ आप लेकर आएँ। स्टूडेंट्स से गुज़ारिश ये है कि आप इदारों में जब जाएँ तो आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को देखने की कोशिश करें और आप अपने लिए रोल मॉडल्स बनाएँ। आपका कंपटीशन किसके साथ है? आपने किस जैसा बनना है? अगर आपके सामने रोल मॉडल्स नहीं हैं, तो मेरा नहीं ख़्याल कि आप किसी भी फ़ील्ड में आगे जा सकते ठीक। हैं। सर, इसी के साथ हम आज का पॉडकास्ट ख़त्म करते हैं। सर हुसैन अहमद ख़ान, आपका बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अपने शुक्रिया कीमती वक़्त आपका में से भी। हमारे लिए भी कुछ वक़्त हमें दिया। एंड विल बी बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ इन्फो स्टेशन। आई होप कि आज की जो भी वैल्यूएबल इनसाइट्स सर हुसैन ने हमें दी हैं, उससे हमारे स्टूडेंट्स काफ़ी फ़ायदा उठाएँगे एंड दे विल श्योरली नो कि यूनिवर्सिटी की एजुकेशन को परस्यू करने का राइट तरीका क्या है और उनका आगे जो एक पाथ है, वो क्या होना चाहिए। सो विल बी बैक विद अनदर एपिसोड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।